हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस बाय सोनाली धीमान। मेरा नाम सोनाली है और अभी हम क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसकी बहुत सारे वीडियोस भी बन गई है। पर गुड न्यूज़ ये है कि ये चैप्टर बहुत ही जल्दी कंप्लीट भी होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना अगर अच्छी लगे तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब से पहले जो इससे पहले हमने वीडियो पढ़ी है ना, मतलब जो चैप्टर में अब तक पढ़ा है हमने, वो ये पढ़ा था कि इसमें ना अभी तक सॉल्ट मार्च गांधी जी ने किया, जिसके बाद CDM स्टार्ट हो गया है, मतलब सिविल डिसऑबीडियंस की यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई है। अब हम जो ये आज वीडियो करने वाले हैं ये CDM से रिलेटेड ही टॉपिक है, CDM को और क्लियरली समझने के लिए कि उसके बाद जो चीज़ें हुई वो क्या क्या थी। अब इस वीडियो में ना हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं इन्हीं टॉपिक के ऊपर। बहुत तीनों ही ज़रूरी हैं। आप 3 क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। अगर आपको राइटिंग में चाहिए कि स्टेटमेंट वाइज हर एक आंसर लिखा हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से मेरे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे मेरे नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो हम इस वीडियो में टॉपिक पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला जो हम इस वीडियो में टॉपिक पढ़ेंगे वो होने वाला है कि जो CDM अब लॉन्च हुआ है वो NCM से कैसे अलग है। मतलब आपको याद है हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा था जो कि 1921 में हुआ था। अब ये 1930s चल रहा है, अब यहाँ पे CDM आ गया है। पर ये दोनों डिफरेंस क्या है इन दोनों मूवमेंट्स में? ये दोनों है तो प्रोटेस्ट के ही तरीके। बेसिकली समझो, एक अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे हैं। रूल का मतलब क्या है कि यहाँ पे आके वो अपने हिसाब से चला रहे हैं देश को, गवर्नमेंट उन्होंने बना लिया है, ठीक है। इंडियंस चाह रहे हैं क्योंकि वो देश में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं वो यहाँ से चले जाएं। जैसे कि अगर लाइक सपोज हम कह रहे हैं कि कोई कंट्री पे गवर्नमेंट रूल कर रही है, हमें वो अच्छी नहीं लग रही, तो हम क्या करते हैं, उसको हरा देते हैं ना, दूसरी गवर्नमेंट को ले आते हैं, दूसरी पार्टी को ले आते हैं। पर उस टाइम पे ये हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था इलेक्शन लड़ने का, तो क्या बचा सिर्फ, तो क्या करना है, सिर्फ प्रोटेस्ट करना है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट तो सबसे पहला हुआ NCM, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, उसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया था। अब हम पढ़ रहे हैं CDM की स्टार्टिंग कैसे हो गई है। पर इन दोनों मूवमेंट में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, तो देखो इसको समझाती हूँ। जो NCM था ना वो थोड़ा छोटा भाई है CDM का। CDM बड़ा भाई है, NCM छोटा भाई। मतलब NCM में ना इंडियंस थोड़े से अभी भी ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं कर रहे, ज़्यादा रफ चीज़ें नहीं कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, हम आराम से चलेंगे, मतलब आपकी ना हम कोई बात नहीं मानेंगे ब्रिटिशर्स, हम आपकी सारी की सारी बात मानने से मना कर देते हैं। जैसे कि हमने आपका स्कूल छोड़ दिया, हमने आपकी लॉयर्स ने प्रैक्टिसेस छोड़ दी, हमने मना कर दिया कि हम आपके गुड्स नहीं पहनेंगे, है ना। मतलब जो फॉरेन चीज़ें थी उनको बेसिकली बायकॉट किया गया था जो NCM था उसमें। तो उसमें बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन CDM क्या है, CDM बड़ा भाई है। CDM क्या कह रहा है, एक तो हमने पहले मना कर दिया कि हम आपकी सारी चीज़ें अवॉइड करने वाले हैं, बायकॉट करने वाले हैं। दूसरा, जितने भी लॉज आपने बनाए हैं हम सारे के सारे लॉज को आज के आज ही कैंसिल कर देंगे। मतलब सारे के सारे लॉज हम आपके तोड़ने वाले हैं। आप हो कौन, आप हमारी कंट्री में आके रूल कर रहे हो, आप क्यों बना रहे हो हमारे ऊपर लॉज। हम आपके सारे के सारे लॉज आज के आज ही कैंसिल करते हैं, मतलब हम रिफ्यूज़ करते हैं उनको ओबे करने के लिए। तो समझे, NCM सिंपल वर्ड्स में समझे तो खाली मना कर रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन CDM में अब लॉ भी तोड़े जाएंगे। हम सारे के सारे जितने आपने लॉज बनाए हैं, हमारे लिए रूल्स बनाए हैं, हम सारे तोड़ेंगे। तो देखो इसको पढ़ते हैं। People were now asked not only to refuse but also to break colonial laws. मतलब कि अब तो खाली रिफ्यूज़ नहीं करना, अब जितने भी लॉज हैं उनको तोड़ दो। बाबू ये वर्ड ना बार बार आ रहा है आपके, है ना, कॉलोनियल कई बार आता है। कॉलोनियल का मतलब समझेंगे। कॉलोनियल वर्ड का मतलब होता है कि जो रूल्स हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं वो रूल्स को हम तोड़ेंगे। कॉलोनियल बेसिकली उस टर्म के लिए यूज़ किया जाता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपना रूल एस्टैब्लिश कर लेती है और वहाँ पे लॉ बनाती है। तो कॉलोनियल लॉ कौन से लॉ, जो ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं। अब हम खाली उनको रिफ्यूज़ तो हम पहले से करें, पर अब क्या करेंगे, उनको ब्रेक भी करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो क्या क्या किया इसको ब्रेक करने के लिए। थाउजेंड्स ब्रॉक सॉल्ट लो, हमें याद है पानी को उबाल के उन्होंने सॉल्ट बनाया था, तो पहली चीज़ कर दी उन्होंने, लॉ तोड़ दिया कि कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, मोनोपोली है, ये तोड़ दिया। दूसरा, प्रोटेस्टेड इन फ्रंट ऑफ सॉल्ट फैक्ट्रीज। जो सॉल्ट फैक्ट्रीज थी, गवर्नमेंट खुद सॉल्ट बना रही है, किसी को बनाने नहीं दे रही है, उनके सामने लोगों ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इसको हटाओ, ठीक है। तीसरा, पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदार टैक्स। रेवेन्यू क्या था, बेसिक जो टैक्स वो देते थे अपनी प्रोडक्शन के ऊपर, मतलब जो वो उगा रहे हैं उसका एक पार्ट गवर्नमेंट को देते थे या पैसा देते थे गवर्नमेंट को उसके लिए।
उसको हम कहते हैं रेवेन्यू, जो टैक्स बेसिकली होता है। और दूसरा चौकीदारी टैक्स। अब चौकीदारी टैक्स क्या होता है? चौकीदारी टैक्स एक तरह का टैक्स था जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लगाया था टू लेट्स सपोज सो कॉल्ड प्रोटेक्टिंग इंडियंस, कि हम आपके विलेजेस को प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी बाहर की चीज़ से। और वो खुद के बाहर के थे, बट वो क्या कह रहे हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, चौकीदारी करेंगे आपके विलेजेस की, तो आप चौकीदार टैक्स दो। प्रेजेंट्स ने सीडीएम में बोल दिया हम कोई टैक्स नहीं देने वाले हैं, उन्होंने मना कर दिया रिवेन्यू और चौकीदारी टैक्स देने के लिए। तीसरा ट्राइबल्स। ट्राइबल्स को क्या चाहिए? फॉरेस्ट चाहिए। फॉरेस्ट में क्या बन गया? रिजर्व कर दिया गया फॉरेस्ट को, अब कोई भी कॉमन पीपल वहाँ पे अलाउ नहीं है। तो पीजेंट्स ने क्या, सॉरी ट्राइबल्स ने क्या किया? फॉरेस्ट लो तोड़े और रिजर्व फॉरेस्ट में एंट्री कर ली। तो समझे आपकी, अब तो पहले के तो ये सिर्फ कह रहे थे कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, मान भी रहे हैं तो प्रोटेस्ट करें, अब कुछ भी कर लो हम तो सारे लॉ तोड़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला लॉ क्या तोड़ा? सॉल्ट लॉ। फैक्ट्रीज के आगे प्रोटेस्ट किया, है ना, टैक्सेस देने से मना कर दिया, और ट्राइबल्स ने फॉरेस्ट में एंट्री भी कर ली यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई कैसे अलग था, आप ये वाली लाइन लिखोगे। वैसे तो नोट्स के क्लिप भी मैं साथ में लगा रही हूँ, आप पढ़ सकते हो, प्लस ये सब आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में। तो आई होप आपको पहला टॉपिक इस वीडियो का समझ आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक। तो अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन आपके टॉपिक से बनता है वो है कि देखो इतना सब कुछ हो रहा है ना, इंडियंस इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पैसे ही देने को मना कर दिया ब्रिटिशर्स को, जिसके लिए इंडिया में ही वो रुके हुए हैं, है ना। ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों रुके हुए हैं? उनको अच्छा लगता है इंडिया? नहीं, पैसे मिल रहे हैं यहाँ से। अब इंडिया से तो कह दिया हम टैक्स ही नहीं देंगे, तो क्या करेंगे वो यहाँ पे? कुछ तो उनको रिएक्ट करना पड़ेगा ना। तो सेकंड क्वेश्चन आपका जो बनता है आपके एग्जाम्स के लिए वो है कि इसमें रिएक्शन कैसा रहा ब्रिटिशर्स का, मतलब कि सीडीएम जो मूवमेंट था इसमें ब्रिटिशर्स का क्या रिएक्शन आया है। अब ऑब्वियसली बहुत प्यारा रिएक्शन तो नहीं होगा कि चलो गांधी जी आ जाओ बैठ कर बात कर लेते हैं बैठ के, ऐसा तो नहीं होगा, या फिर बहुत प्यार कर रहे हैं इंडियंस को, वो डर गए हैं, ऐसा भी नहीं होगा। ऑब्वियसली वो उस टाइम हमसे ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास वेपन्स थे लड़ने के लिए, तो उन्होंने बहुत ब्रूटल तरीके से इंडिया के ऊपर रिएक्ट किया, इस सीडीएम मूवमेंट के ऊपर, इंडियंस के ऊपर रिएक्ट किया। तो क्या क्या किया था? सबसे पहली चीज़ तो याद रखना, जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे ना सबको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स फिलहाल जेल में हैं। पहली चीज़ समझ में आई कि जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे उस टाइम पे जो प्रोटेस्टिंग पार्टी थी वो एक ही थी मेजरली, कांग्रेस, है ना। वो सबके लीडर्स उठाए और जेल में डाल दिए। लीडर्स ही नहीं रहेंगे, प्रोटेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुई है? अब्दुल गफ्फार खान। अब अब्दुल गफ्फार खान के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इनको ना गांधी ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, मतलब कि ये ना बहुत डिसाइपल थे। डिसाइपल मतलब एक तरह से स्टूडेंट कह सकते हैं, गांधी जी के थे। वो गांधी जी को बहुत मतलब पसंद करते थे, ऐसे पसंद नहीं, वैसे वाला पसंद नहीं, मतलब कि उनको उनकी बातें उनके प्रिंसिपल्स पे चलते थे, उनको अच्छा लगता था गांधी जी की टीचिंग्स, ठीक है। तो उनके वो डिसाइपल थे। तो क्या हुआ कि अब्दुल गफ्फार खान को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो जब उनको अरेस्ट किया ना तो पेशावर में तो लोग पागल ही हो गए कि हमारे लीडर को कैसे आपने अरेस्ट कर लिया। अब पेशावर कहाँ पे है? पेशावर अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान में, पर क्योंकि उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे तो वो इंडिया का ही पार्ट था। तो पेशावर पे जो लोग थे वो सड़कों पे आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए कि आपने हमारे लीडर को कैसे अरेस्ट कर लिया। तो जब वो सड़कों पे उतरे तो ब्रिटिशर्स ने बताया क्या किया, वहाँ पे आर्मर्ड कार्स लेके आए। मतलब कार्स कैसी होती थी कि उनके आगे ही गन्स लगी होती थी, जो रास्ते पे आ रहा है सबको मार देते थे। ये नहीं देखते थे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरत है, कुछ नहीं, जो सामने आ रहा है सबको मार दिया। बहुत सारे लोगों को वहाँ पे उन्होंने किल कर दिया। तो देखो अब्दुल गफ्फार खान अरेस्टेड, सो पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग इन पेशावर। उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया पेशावर में, मैनी वर किल। तो वो सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे भी मतलब बहुत सारे लोग मर गए। दूसरी चीज़ समझ आई, पहला कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया, दूसरा अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तीसरा, अब हिमसेल्फ गांधी जी को ही अरेस्ट कर लिया गया है, मतलब गांधी जी को ही उठा के जेल में डाल दिया। ब्रिटिशर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए कि ये मूवमेंट तो हमें रोकना ही पड़ेगा। उन्होंने उठाया गांधी जी को और जेल में डाल दिया। तो इतना बड़ा लीडर जब अरेस्ट हो जाएगा तो सोचो, जब अब्दुल गफ्फार खान जो कि एक डिसाइपल थे गांधी जी के वो ही अरेस्ट हुए तो इतना हंगामा हो गया। अब जब खुद से गांधी जी अरेस्ट होंगे तो कितना होगा। तो शोलापुर में ना कुछ वर्कर्स थे, उन्होंने फिर से प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे भी सेम चीज़ हुई। ब्रिटिशर्स ने उनको मारना स्टार्ट किया और अरेस्ट करना स्टार्ट किया। देखो महात्मा गांधी हिमसेल्फ वर अरेस्टेड, सो पीपल प्रोटेस्टेड इन शोलापुर। यहाँ पे शोलापुर में हुआ, यहाँ पे पेशावर में हुआ, दोनों जगह सेम चीज़ हो रही है। ऊपर अब्दुल गफ्फार खान, नीचे बस गांधी जी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो रही है। उसके बाद अब ना गवर्नमेंट डर गई। गवर्नमेंट को क्या डर लगने लगा कि हमने सारे बड़े लीडर्स को तो उठा के जेल में डाल दिया, लोग इतने पागल हो गए हैं, हमारे खिलाफ हो गए हैं, अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अब अगेन वो प्यार से तो स्टेप नहीं लेने वाले हैं, वो और डराएंगे। उन्होंने लगभग 1 लाख लोगों को उठा के जेल में डाल दिया।
बहुत सारी औरत, बच्चे, बूढ़े सबको पीटा और बहुत ज़्यादा वायलेंस कर दिया इंडियंस के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा। जैसे आप देखते हो ना, आपने कुछ मूवीज़ देखी होंगी कि ब्रिटिशर्स अत्याचार करते थे इंडियंस पे, वो सही मूवीज़ थी, मतलब वो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो कि द फ्राइटेंड गवर्नमेंट, फ्राइटेंड क्यों डरी हुई है गवर्नमेंट अब कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल, ब्रूटल मतलब बहुत ही खतरनाक, रिप्रेशन मतलब उन्होंने उन पर अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए, अटैकिंग वेमेन एंड चिल्ड्रन, शर्म नहीं कर रहे हैं, वेमेन हो चिल्ड्रन हो कोई भी हो सबको पीट रहे हैं। अराउंड 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स का क्या रिएक्शन रहा CDM के ऊपर। अब हम देखेंगे कि इंडियंस ने क्या स्टेप लिए, गांधी जी ने क्या स्टेप लिए आगे, ठीक है। तो हमारे 2 टॉपिक कवर हो गए, एक टॉपिक रह गया, इसको भी जल्दी से पढ़ लें। अब पढ़ते हैं हमारा 3rd टॉपिक, जो कि होगा कि गांधी जी ने क्या आगे स्टेप्स लिए हैं इस सब ब्रूटल रिप्रेशन के अगेंस्ट। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आएगा जिसमें 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं, मैं आपको सब समझाती हूँ। तो पहले तो आप एक चीज़ समझो, गांधी जी को ना 2 चीज़ें पता है बस। पहली चीज़ तो ये पता है कि एक तो ना जब भी वायलेंस हो तो जो मोमेंट है उसको ख़त्म कर दो, क्योंकि वायलेंस उससे उनको बहुत चिढ़ है, बहुत गलत लगता है उनको वायलेंस। दूसरा, उनको एक दूसरी चीज़ पता है कि अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है ना तो करना तो प्रोटेस्ट ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब तक हमने देखा कि इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स ज़्यादा ब्रूटल रिप्रेशन कर रहे हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि मैं इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देता हूँ। तो पहली चीज़ क्या थी कि गांधी जी ड्यू टू वायलेंस गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, गांधी जी ने यहाँ पे जो CDM लॉन्च किया था उसको यहाँ पे बंद कर दिया। अब गांधी जी ने ना इरविन, आपको याद है वाइस रॉय इरविन, तो वाइस रॉय इरविन जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का एक तरह से प्रेसिडेंट समझ लो इंडिया में, तो जो वाइस रॉय इरविन थे उनको बोला, उनके साथ एक पैक्ट कर लिया। पैक्ट बेसिकली क्या होता है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद रखेंगे। पैक्ट क्या होता है, पैक्ट होता है एक समझौता कर लिया एक तरह से। क्या समझौता किया कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। अब मैंने आपको कहा था, पहले मैंने पढ़ाया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस याद रखना, वो आगे आएगी। तो ये वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, बस ये दूसरी बार अब होने वाली थी। तो इरविन ने गांधी जी को बोला कि आप इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन चलो, मैं आपको वहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया के फ्यूचर के बारे में। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है मैं चलूँगा आपके साथ, लेकिन बदले में आपको सारे पॉलिटिकल लीडर्स को यहाँ पे जिनको अरेस्ट किया उनको छोड़ना पड़ेगा, जो 1 लाख लोगों को जेल में डाला है उनको छोड़ना पड़ेगा। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वाज द गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट में याद रखना कि गांधी जी ने CDM को बंद किया एंड ही डिसाइडेड टू गो टू द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। वहीं पे इरविन ने एग्री किया कि वो जितने भी लोगों को जेल में डाला है सबको छोड़ देंगे। अब जो सेकेंड राउंड, तो बेसिकली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी क्या, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना बहुत सारे लीडर्स को बुलाया गया था ब्रिटेन के। तो उनको गांधी जी को बुलाया गया कि अब बात करते हैं इंडिया के फ्यूचर के बारे में कि इंडिया में कैसे कैसे होना है। गांधी जी ना वहाँ पे धोती कुर्ते में चले गए थे। लंदन में ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और वहाँ पे इतनी ठंड में वो धोती कुर्ते में गए हैं, तो सारे लीडर्स हैरान हो गए कि ये क्या इंसान है, इसके अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग विल है कि इतनी ठंड में भी एक सिर्फ धोती कुर्ते में नंगे पैर चल रहा है। तो ये चीज़ उनकी बहुत इंस्पायरिंग है, काफ़ी जगह इनकी वीडियोज़ और फोटोज़ भी आती हैं कई बार। तो ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप साथ साथ देखते रहना। तो यहाँ पे क्या हुआ, चलो वो वहाँ पे गए थे, पर आपको क्या लगता है ब्रिटिशर्स इंडिया के हक़ में कोई डिसीज़न देंगे यहाँ पे? नहीं, वहाँ पे जितनी भी बातचीत हो रही थी वो सब ब्रोक डाउन हो गई, मतलब सारी की सारी बात ख़राब हो गई। और गांधी जी जब वापस आए तो बहुत निराश थे, ठीक है। तो ये देखो क्या हुआ है, गांधी इरविन पैक्ट क्या था, गांधी जी अग्री टू अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मान लिया कि वो कहाँ जाएंगे, सेकेंड राउंड टेबल, जो कि पहले तो मना कर दी थी, पर अब उन्होंने कहा कि चलो चला जाऊँगा। इन लंदन, कहाँ पे है ये, लंदन में। बट नेगोशिएशन मतलब जो बातचीत थी ब्रोक डाउन, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, और जब वो वापस आए तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। चलो अब क्या हुआ है, अब वापस आएंगे, उन्होंने तो अग्री करा था ना कि सारे लीडर्स को छोड़ देंगे, पर गांधी ने देखा यहाँ तो सीन ही उल्टा हो रखा है। इरविन ने क्या किया है, जितने भी लीडर्स थे कांग्रेस के सबको उठा के जेल में डाल रखा है। सो जवाहरलाल नेहरू हो, अब्दुल गफ्फार खान हो, वो सब अभी तक जेल में ही पड़े हैं, ठीक है। गांधी जी को बहुत चिंता हुई कि भाई ये तो इन्होंने धोखा दे दिया मुझे। बहुत चिंता के साथ उन्होंने फिर से क्या किया, क्या कर सकते हैं गांधी जी, यहाँ पे उन्होंने इस मूवमेंट को रीलॉन्च कर दिया। तो देखो when he returned he saw everyone was in jail, so with great apprehension, मतलब बहुत सारी चिंता के बाद गांधी जी relaunched the movement in 1934। ये ईयर भी याद रखना, आ सकता है कि दोबारा जो CDM था वो लॉन्च कब हुआ। तो आपके जो चैप्टर है ना वो यहीं तक है मूवमेंट वाइज। तो इसके बाद तो जो हम पढ़ेंगे इसके ही बारे में कि किसने किसने पार्टिसिपेट किया और क्या क्या किस किसने नहीं किया, वो ही रह गया है। पर अब तक हमने यहीं तक है हमारी हिस्ट्री, जो कि इंडिया के नेशनलिज्म मूवमेंट की है। तो आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में।
और लाइक और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।